2016 में मध्य प्रदेश के भोपाल के एक सेशन कोर्ट में हत्या की सजा के लिए 2 अपराधियों की सुनवाई होनी थी। हत्या के इस केस में एक लड़का और एक खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की कटघरे में खड़ी थी, जिनके ऊपर 302 के तहत 4 सालों तक मुकदमा चला और दोनों दोषी पाए गए। और आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन था, जिसमें इन दोनों को सजा मिलने वाली थी। आमतौर पर जब किसी दोषी को सजा सुनाई जाती है तो उसे देखने और सुनने के लिए मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज लिखने वाले लोग कोर्ट में पहुंचकर अपराध के हर मुद्दे को समझकर उसके बारे में सोचते, समझते और लिखते हैं। उस दिन भी तमाम मीडिया और लोग कोर्ट के अंदर भरे पड़े थे। कुछ समय बाद सेशन कोर्ट की अंतिम सुनवाई शुरू होती है और जज के द्वारा कटघरे में खड़े लड़का और लड़की को उम्र कैद की कड़ी सजा सुना दी जाती है। उम्र कैद की सजा को अगर बारीकी से देखा जाए तो ये भले ही फांसी की सजा से बड़ी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं होती है, क्योंकि फांसी की सजा में इंसान को एक झटके में मौत मिल जाती है और उम्र कैद में अपराधी काल कोठरी में हर दिन मरता है। और ऐसे ही सजा इन दोनों को दी गई थी। अपनी सजा सुनकर कटघरे में खड़ा अकेला लड़का फूट फूट कर रोने लगा और जज से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसकी माफी मंजूर करना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस सजा में शामिल लड़की के चेहरे पर उम्र कैद की सजा पाने का थोड़ा भी अफसोस नहीं था। हद तो तब हो गई जब वो अपनी सजा सुनकर मुस्कुराने लगी। मीडिया और तमाम लोगों के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि एक लड़की जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, आखिर वो भरी कोर्ट में कैसे मुस्कुरा सकती है। अब मीडिया और कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों के साथ साथ आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर ये महिला कौन थी और इसने लड़के के साथ मिलकर किसका कत्ल किया था। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण ये लड़की सजा पाने के बावजूद भी मुस्कुरा रही थी। क्या वो मानसिक तौर पर बीमार थी? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इसके पीछे एक चौंका देने वाली कहानी है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इस चौंका देने वाली हत्या की कहानी की शुरुआत 4 साल पहले शुरू होती है। तारीख थी 11 नवंबर 2013। इसी दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में बरखेड़ा पठानिया नाम की एक जगह पर कुछ लोगों को रहस्यमय ढंग से आग लगी एक डेड बॉडी मिलती है। जिन लोगों की नजर इस डेड बॉडी पर पड़ी वो पहले तो डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन को दे दी। कुछ समय बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए उस जगह पर पहुंची और वो डेड बॉडी को देखकर ही समझ गए कि इस केस को सुलझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस डेड बॉडी के अपर पार्ट को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, जो देखने में बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी इसकी पहचान करना, क्योंकि इस डेड बॉडी के दूसरे अंगों के साथ साथ उसका चेहरा भी बुरी तरीके से जल चुका था, जिसकी हालत देखकर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू करने से पहले एक फोन कॉल फोरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को भी करते हैं। फोरेंसिक टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है और घटना स्थल पर पड़े सभी सबूत को इकट्ठा करना शुरू करती है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के लिए एक बात साफ थी कि यह मामला हत्या का है, लेकिन इसके साथ ही 2 और सवाल थे कि मरने वाला ये व्यक्ति कौन है और इसे किसने मारा। पुलिस की टीम क्राइम सीन पर बारीकी से जाँच करती है ताकि उन्हें कोई भी सबूत या सुराग मिल जाए जिससे वो कातिल तक आसानी से पहुँच सके। उन्हें क्राइम सीन से पेट्रोल का एक डब्बा, लाइटर जैसी कुछ चीजें मिलती है, लेकिन ये सभी चीजें बिल्कुल यूजलेस थी, क्योंकि इन सबको ट्रेस करके अपराधी तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि इन तमाम चीजों पर फिंगरप्रिंट का कोई निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डेड बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू किया जाता है। तब डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उस डेड बॉडी के कपड़े को उतारते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद शरीर में पहना हुआ शर्ट पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन जीन्स का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। जब उसके जीन्स को चेक किया जाता है तो उसके पॉकेट से 4000 के जले हुए नोट मिलते हैं, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनने वाली थी। जब दूसरी पॉकेट को चेक किया जाता है तो उसमें से एक छोटी सी पर्ची निकलती है। ये पर्ची किसी गैस एजेंसी का बिल था जिससे कुछ खरीदा गया था, और ये जाहिर सी बात थी कि किसी गैस एजेंसी ने ही ये बिल इस व्यक्ति को दिया होगा। अब पुलिस की टीम फौरन उस गैस एजेंसी का नाम और पता निकालती है और ये मानकर चलती है कि इस बिल से उस गैस एजेंसी के ऑफिस पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरा और बिल बुक से इस आदमी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और जब इस बिल को गैस एजेंसी के मैनेजर को दिखाया जाता है तो मैनेजर तुरंत उस बिल को पहचान लेता है और बताता है कि यह बिल उन्हीं की गैस एजेंसी से इशू किया गया है। इसके बाद मैनेजर अपने पूरे रिकॉर्ड बुक को चेक करता है तो मनीष तख्तानी नाम के एक शख्स का नाम सामने आता है और यह बिल उसी के नाम पर बनाई गई थी। गैस एजेंसी के उसी रिकॉर्ड बुक से उस मनीष तख्तानी का पता और मोबाइल नंबर निकाला जाता है। एड्रेस मिलने के बाद पुलिस उस एड्रेस
एड्रेस को फॉलो करते हुए भोपाल के पंचवटी कॉलोनी जा पहुंचती है और फिर आसपास के लोगों से मनीष तख्तानी के घर का पता पूछते पूछते एक ऐसे आलीशान घर के सामने पहुंच जाते हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, जिसे देखकर पुलिस की टीम हैरान हो गई। पुलिस की होश तो तब खराब हो गई जब आसपास के लोगों ने बताया कि इस आलीशान घर का इकलौता मालिक कोई और नहीं बल्कि मनीष तख्तानी नाम का शख्स है और ये मनीष तख्तानी वही इंसान है जिसकी छानबीन करते हुए पुलिस यहाँ पहुंची थी। आलीशान बंगला, गाड़ी और दौलत का अंदाजा लगाने के बाद अब ये साफ हो गया कि यह साधारण सा दिखने वाला केस एक हाई प्रोफाइल केस है और मरने वाला इंसान कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक है। पुलिस टीम भी चाहती थी कि यह मामला न्यूज और मीडिया तक पहुंचने से पहले ही इसे सुलझा लिया जाए। इसी उम्मीद से पुलिस उस बंगले के अंदर जाती है जहां मनीष तख्तानी की मां बेहद खूबसूरत दिखने वाली उसकी पत्नी सपना और उसकी एक छोटी बेटी से मिलकर मनीष के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मां और पत्नी सपना बताती है कि मनीष कल से घर नहीं लौटे हैं। इस बात पर पुलिस की टीम उसकी मां, पत्नी और बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और डेड बॉडी की पहचान कराती है। हालांकि डेड बॉडी इतनी जल चुकी थी कि चेहरे से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन परिवार वालों ने बॉडी स्ट्रक्चर और कपड़े से उसकी पहचान मनीष तख्तानी के रूप में की। डेड बॉडी की पहचान होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि कल तक जिस मरे हुए इंसान की पहचान गुमनाम थी अब उसकी पहचान उनके सामने थी। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि इसे मारने वाला कौन है और इसे क्यों मारा गया। नाम और पहचान मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में मनीष तख्तानी के नाम से FIR दर्ज की गई और जांच पड़ताल शुरू की गई, लेकिन क्राइम सीन से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सके। परिवार वालों से जब पूछताछ की गई तब भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया जिसके साथ मनीष की दुश्मनी हो। मिलनसार और हंसमुख मनीष के किसी से दुश्मनी नहीं थी, न ही उसके बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर पुलिस का शक जा सके। परिवार में भी किसी तरह का तनाव नहीं था। मनीष को जानने वाले सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी सवाल यही था कि फिर मनीष की हत्या किसने और क्यों की। अब पुलिस वाले ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है किसी ने फोन पर फिरौती की धमकी दी हो और फिरौती न मिलने पर इसकी हत्या कर दी हो। अचानक पुलिस वालों का ध्यान मरने वाले के मोबाइल पर जाता है, जो न तो क्राइम सीन से मिला और न ही मरने वाले के पॉकेट से। इसका साफ मतलब था कि इसके मोबाइल फोन को भी क्राइम सीन से हटाया गया है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास कुछ हो या ना हो लेकिन मोबाइल फोन जरूर होता है। घर वालों से बातचीत करने के बाद घर वालों ने भी मोबाइल का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मनीष का मोबाइल नंबर हाथ लगा। इसके बाद मनीष तख्तानी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल मंगवाई गई। कॉल डिटेल से मालूम हुआ कि मनीष की आखिरी लोकेशन भोपाल के कस्तूरबा नगर में थी। मनीष की लास्ट लोकेशन का पता चलते ही पुलिस कुछ फोरेंसिक टीम के साथ कस्तूरबा नगर पहुंचती है, जहां उन्हें एक कार संदिग्ध हालत में मिलती है। जब इस कार की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये कार किसी और की नहीं बल्कि मरने वाले मनीष तख्तानी का है। जब इस कार का दरवाजा खोला गया तो फोरेंसिक टीम को कार की सभी सीटों पर खून के कई सारे सैंपल मिले, जिससे ये साबित हो गया कि इसी कार में मनीष तख्तानी की हत्या की गई है और हो सकता है कि कत्ल करने के बाद इसी कार से डेड बॉडी को बरखेड़ा के पठानिया इलाके में ले जाकर जलाया गया हो और लाश को ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया हो। पुलिस के यह अंदाजा कितना सही होने वाला था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस मर्डर को साबित करना पुलिस के लिए अभी एक मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि ऐसा कोई सबूत और गवाह नहीं था जो इस मर्डर को वेरीफाई कर सके। इसलिए एक बार फिर से मनीष तख्तानी के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो कई सारे ऐसे नंबर सामने आए जो या तो मनीष के दोस्तों के थे या उसके ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय के, जिनके साथ उसका हर दिन मिलना जुलना था। लेकिन इसी कॉल डिटेल में एक अनजान नंबर सामने आया और उस अनजान नंबर से हत्या वाले दिन मनीष को कई बार फोन किया गया था। जब मनीष के परिवार वालों से इस फोन नंबर के बारे में पूछा गया तो घर वालों ने उस नंबर को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने उस अनजान नंबर के साथ साथ शक के आधार पर सपना की कॉल डिटेल भी खंगालना शुरू कर दी। पुलिस उस वक्त सन्न रह गई जब पता चला कि अनजान नंबर किसी और का नहीं बल्कि मनीष तख्तानी की पत्नी सपना तख्तानी का है। पुलिस का शक उस समय और गहरा हो गया जब इस अनजान फोन कॉल का लोकेशन मनीष के घर का दिखाने लगा। पुलिस ने तुरंत सपना को उसके घर से उठाया और पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये अनजान नंबर कहीं न कहीं सपना को इस हत्या का हकदार बता रही थी। और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो सपना भी धीरे धीरे टूटने लगी और अंत में उसने पुलिस को मनीष की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताई और यह कबूल किया कि मैंने ही अपने पति मनीष की हत्या करवाई है। दरअसल मनीष तख्तानी की हत्या के पीछे की कहानी खुद उसकी पत्नी सपना तख्तानी ने लिखी थी।
मनीष पेशे से बिजनेसमैन था। इसका प्लाईवुड का बिजनेस इतना बड़ा था कि आसपास के इलाकों में इसकी काफी अच्छी जान पहचान थी। मनीष की गिनती जिले के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर की जाती थी। मनीष की हत्या की कहानी की शुरुआत उस समय से शुरू होती है जब वो पहले दिन ईदगाह नाम के इलाके में रहता था, जहाँ हर्ष सलूजा नाम का एक पड़ोसी भी था। हर्ष का परिवार भी मनीष की तरह ही अमीर था। दोनों के परिवार वालों में काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में मनीष ने पंचवटी कॉलोनी में अपना नया बंगला बनवाया और पूरे परिवार के साथ रहने लगा। हर्ष सलूजा के पिता ने भी अवधपुरी में अपना नया मकान बना लिया और वहां आकर रहने लगे। इस तरह से दोनों परिवार वालों ने ईदगाह वाला अपना अपना मकान छोड़ दिया। 2007 में मनीष की शादी सपना से हुई। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। शादी के कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में नन्ही परी आई तो मनीष की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच गई, लेकिन उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। समय बीतने के साथ साथ मनीष अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा बिजी और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लगा। पति के घर पर न होने के कारण पत्नी सपना घर पर अकेले बोर होती रहती। इसी दौरान एक बार फिर मनीष के पुराने पड़ोसी हर्ष सलूजा का मनीष के घर में आना जाना शुरू हो गया। जब मनीष घर पर न होता तो हर्ष सपना से घंटों बातें किया करता। आते जाते हर्ष और सपना के बीच बातों का सिलसिला लगातार चलने लगा। बातों का यह छोटा सा सिलसिला आगे चलकर प्यार बन गया और यह प्यार हर्ष और सपना की शादी तक जा पहुंचा। हर्ष के लिए यह शादी करना पॉसिबल था, लेकिन सपना का एक परिवार था जिसे छोड़ने का मतलब था समाज की नजरों में गिर जाना, जिसका डर सपना के साथ साथ हर्ष को भी था। सपना ने समाज के तानों से बचने और दुनिया की नजर में बिना अपनी इज्जत गवाए हर्ष के साथ शादी करने का एक दमदार प्लान बनाया और सपना के साथ इस प्लान में उसके पति मनीष की मौत होनी थी, जिसके बाद सपना विधवा हो जाती और उसके बाद हर्ष उससे शादी करता और समाज में हर्ष के साथ साथ सपना की भी इज्जत बनी रहती। लेकिन सपना अपनी इस इज्जत को बनाए रखने के खातिर अपने पति मनीष की बलि देने वाली थी। यहीं से पूरे प्लान की शुरुआत हुई। इस मास्टरमाइंड प्लान को बनाने वाली सपना ने अगले ही दिन एक नया सिम कार्ड खरीदा और आवाज बदलकर अपने पति मनीष को फोन करके कस्तूरबा नगर बुलाया। मनीष भी इस अनजान लड़की की बातों में आ गया। मनीष को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो अनजान लड़की उसकी खुद की पत्नी है। जब मनीष कस्तूरबा नगर पहुंचकर अपनी गाड़ी को रोका तो वहां उसकी नजर अपने पुराने पड़ोसी हर्ष सलूजा पर पड़ी, जिसे देखकर मनीष थोड़ा सा चौंक गया। इतने में हर्ष ने मनीष की गाड़ी के पास आकर उसे कार का दरवाजा खोलने का इशारा किया और कार में आकर बैठ गया और सीधे और साफ शब्दों में मनीष से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी सपना से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे इस शादी के बीच तुम एक अड़चन की तरह हो। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सपना से शादी करने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हर्ष की ये फिल्मी अंदाज वाली बातें सुनकर मनीष बेहद चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि मनीष कुछ सोच समझ पाता या अपनी पत्नी से फोन करके इस बारे में बात करता, उससे पहले ही हर्ष सलूजा अपनी रिवॉल्वर निकालकर मनीष के सर में गोली मार दी। इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मनीष तख्तानी की मौत हो गई। मनीष की सांसें रुकने के बाद अब यहाँ से सपना के मास्टरमाइंड प्लान का दूसरा हिस्सा एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें अब बारी थी उसके लाश को ठिकाने लगाने की। ठंड का मौसम और रास्ता सुनसान। हर्ष गाड़ी ड्राइव करते हुए मनीष के डेड बॉडी को लेकर बरखेड़ा के पठानिया जा पहुंचा और वहां पहुंचकर मनीष के पूरे शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, ताकि पुलिस को डेड बॉडी मिल भी जाए तो इसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो। लेकिन मनीष की गाड़ी अभी भी हर्ष के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि गाड़ी में ऐसे कई सारे एविडेंस थे जिसकी मदद से पुलिस उस तक पहुंच सकती थी। इसलिए उसने गाड़ी को वहीं छोड़ने के बजाय उसी गाड़ी से वापस कस्तूरबा नगर आ गया और गाड़ी कस्तूरबा नगर में पार्क करके मनीष का मोबाइल वहीं फेंक दिया और वहां से चुपचाप निकल गया। पूरे प्लान को इस तरीके से बनाया गया था कि अगर गाड़ी मिल भी गई तो लाश नहीं मिलेगी और अगर लाश मिल गई तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन एक छोटी सी गैस सिलेंडर की स्लिप पुलिस को मनीष के घर तक लाई और उसी से पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझा दिया। शहर के हजारों लोग ऐसे थे जो सपना और मनीष को पर्सनली जानते थे, इसलिए जब यह मामला मीडिया तक पहुंचा और मीडिया ने इसे अपने चैनल पर टेलीकास्ट करना शुरू किया, तब शहर के तमाम लोगों का ध्यान और सहानुभूति मनीष की तरफ आ गई। वहीं सपना और उसका बॉयफ्रेंड तमाम लोगों के नजरों में एक विलन बन गए। अपने पति मनीष की हत्या के मामले में शामिल सपना तख्तानी और मनीष के पुराने दोस्त और इस हत्याकांड का दोषी हर्ष सलूजा के खिलाफ 4 साल तक केस चला। कोर्ट ने जब दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो सपना के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लोगों का कहना था कि सजा सुनकर हर्ष रोने लगा था, लेकिन सपना हंस रही थी और मीडिया के सवालों का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे वो कोई जंग जीत कर आई हो। लेकिन गिरफ्तार सपना को जैसे ही जेल में दाखिल किया गया तब वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार खुद को बेकसूर बताते हुए हर्ष की हरकत पर हैरानी जता रही थी। इस दौरान उसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि हर्ष उसके पति की हत्या कर देगा। जेल सूत्र के अनुसार
अनुसार जेल के अंदर पहली रात सपना की रात करवटें बदलते हुए बीती और अगली सुबह दिन भर वो गुमसुम रही। भोपाल में होने वाले इस हत्याकांड में सपना अपने पति मनीष से शायद बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाकर अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। सजा मिलने के बाद सपना को जेल में रहने के लिए 2 कंबल, 2 चादर, थाली, कटोरी और गिलास दिया गया। कभी कार से घूमने वाली सपना को अब इन्हीं के सहारे दिन गुजारने पड़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।